हाय गाइस, वेलकम टू आयुष मैथ्स। मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूं। जैसा कि थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी भारी है, तो इसका कारण है कि मुझे कल से काफ़ी फीवर है, बुखार भी है, जुकाम भी है। इसकी वजह से थोड़ी सी आवाज़ बैठी बैठी है और अभी भी फीवर है बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी आपकी क्लास हमने सोचा कि कंटिन्यू ज़रूर करना है ना। दवा खा के अभी आए, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा वॉइस को। और आज हम लोग तीसरी क्लास, आज जैसा कि हम लोग परसेंटेज कंटिन्यू कर रहे थे और परसेंटेज में 2 क्लासें हम लोग कर चुके और बेहतरीन आपका रिस्पांस जो मिला है, जो आप सबका प्यार मिला, उस सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा ही प्यार आप सबसे आगे भी मिलता रहेगा और बहुत से लोगों तक आप इस वीडियो को पहुंचाएंगे, जिससे आप सभी की मदद कर सकें। ओके, तो आज भी जैसा कि आप सवाल देख पा रहे हैं, इस तरह के सवाल आज भी हम लोग करने वाले हैं। बेहतरीन सवाल, जैसा आपने पिछली दोनों क्लासों में देखा होगा कि वो सवाल जो दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, वो सभी के सभी सवाल हम लोग आगे भी करेंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में आज आपने जैसा देखा कि तीसरी क्लास और इसमें हम लोग सवाल जो करने वाले बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल होंगे। ठीक है, आपको पता है हम कंटेंट बेहतरीन लेकर आते हैं, अच्छे सवाल होते हैं। तो बस थोड़ा सा आपको भी प्रिपेयर हो करके, अगर आप पहले से पढ़े हैं तभी आप प्रैक्टिस क्लास ज्वाइन करते हैं और जिससे आप बेहतर कर पाएंगे एग्जाम में। इसके लिए इन सभी सवालों को लगाना बेहद ज़रूरी है। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट जो शायद आपने पहले ना पढ़े हों और सीखेंगे आप बहुत सारे तरीके, ऐसी ट्रिक्स, ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपके लिए बहुत मदद करने वाले। ओके, तो ये सवाल जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कह रहा कि ताजे फलों। बहुत बार ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे इस तरह का सवाल आता ना हो। ठीक है ना, ये फ्रेश फ्रूट वाले क्वेश्चन, ताजे फल वाले, बहुत बच्चे गलत करते हैं, समझ में नहीं आता कि उसमें क्या करें। तो काफ़ी गर्मी जहाँ पर हम शूट कर रहे हैं वीडियो, तो चलिए कोई बात नहीं, हम एडजस्ट करेंगे और आप भी, ठीक है, आपके कंटेंट के लिए हम कुछ भी ऐसी गर्मियाँ तो सहेंगे ही। ताजे फलों में सवाल में कहा गया कि ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे मेवों में 20% पानी होता है। ठीक है, 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं सवालों को लगाने के, लेकिन सबसे बेहतरीन, सबसे आसान तरीका अब आप सीखेंगे जो आपको हम बताने वाले। ठीक है ना, देखिए जब भी बात फलों की आती तो फल क्या है, जब ताज़ा फल होता है तो उसमें पानी ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे फल सूखता है तो उसमें पानी क्या होता है, वेपराइजेशन हो जाता है, उड़ जाता है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा कि जो उसका पल्प होता है, अर्थात जो हम खाते हैं, जो उसका गूदा होता है, एक प्रकार से कह सकते हैं, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। आप सोचिए जब ताज़ा रहा होगा तो उसमें कोई कमी नहीं आएगी, सूखने के बाद भी। सूखा रहा होगा तब भी पल्प उतना ही रहा होगा। तो एक क्वांटिटी वहाँ पर जो कांस्टेंट रहती है वो है उसका पल्प, उसका गूदा। सिर्फ क्या उसमें सूखता है, पानी। तो सवाल को कैसे लगाएंगे, ये कह रहे हैं कि जब ताज़ा फल है तो उसमें 68% पानी है। अब आप खुद बताइए कि अगर 68% पानी है तो उसमें पल्प कितना होगा। भाई उसके अलावा जो उसमें खाने वाला फल है ना, छिलका, जो पल्प है, वो कितना होगा। तो आप देखें जो भी आपका फ्रेश फ्रूट होगा, ताज़ा फल, फ्रेश ताज़ा, उसमें 68% पानी है, तो शेष जो होगा वो पल्प होगा। तो फ्रेश में कितना आपका पल्प होगा, तो आप कहेंगे शेष बचा 32%। कितने प्रतिशत, 32% बचा आपका। बात समझ पा रहे हैं भाई, आपका जो उसमें पल्प होगा वो 32% होगा, ताजे में 32% पल्प होगा। इसके बाद कह रहे हैं जब वो सूख जाता है तो उसमें 20% पानी होता है। अगर 20% पानी है तो उसमें पल्प कितना होगा, तो आप कहेंगे ड्राई फ्रूट में जो सूखा हुआ है उसमें आपका 20% पानी होता है, यानी 80% आपका क्या होगा, पल्प होगा। कितना, और आपको पता है कि दोनों कंडीशन में पल्प नहीं बदलने वाला, दोनों कंडीशन में पल्प बराबर रहेगा। बात ये समझ पा रहे होंगे आप, ये कांस्टेंट रहेगा। तो आप देखें प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। अब आपसे जो सवाल पूछा गया है उस सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि 100 किलोग्राम ताजे फल, यानी ताजे फल की वैल्यू है हमारे पास 100 किलोग्राम, से कितना हम सूखा फल प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ पा रहे होंगे। देखिए अब यहाँ से इसे कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 और 8 चौक 32, यानी कितने किलोग्राम आप सूखा फल प्राप्त करेंगे, तो आप कहेंगे 40 किलोग्राम, ग्राम जो भी होगा उतना हम प्राप्त करेंगे। और ऑप्शन नंबर आपका डी इज करेक्ट हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बताइए ऐसी इसमें कौन सी बड़ी बात थी
जो आपकी समझ में। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है ऐसे सवालों में कि लड़का समझ नहीं पाता कि इसको क्या करें, क्या लगाएं इसमें, ठीक है ना। तो याद रखिए जो उसमें गूदा यानी पल्प होगा, छिलका होगा, वो कभी बदलता नहीं, वो कांस्टेंट रहता है। तो ऐसा सवाल जो मुझे हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिला है, रेलवे के एग्ज़ामों से लेकर के SSC तक हर एक एग्ज़ाम में आपको ही मिलता है। ओके, चलिए चलो तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही बेहतरीन सवाल हम लोग करने वाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब दिल्ली पुलिस का फॉर्म भी अप्लाई कर चुके होंगे। जिनके पास DL है उसमें आपको पता है DL मांगा गया है। जिनके पास DL है वो लोग फॉर्म अप्लाई कर दें, ठीक है ना। उसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई है कि क्या क्या उसमें एज होगी, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, सारी चीज़ें हमने उसमें बताई हैं। तो जो लोग देखना चाहें उससे जा करके फिर फॉर्म अप्लाई कर दें। ओके, तो फॉर्म फिल कर दीजिए। इसके बाद अगला सवाल जो बहुत बेहतरीन है, कह रहा कि एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। गांव की जनसंख्या कितनी है? 9800 है। गांव की जो जनसंख्या है वो 9800 है, जिसमें एक साल में पुरुषों की आबादी में 8% की वृद्धि हुई है। जो मेल हैं, जो पुरुष हैं, उसमें 8% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। इसके बाद कह रहे हैं कि महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि, यानी जो फीमेल हैं उसमें 5% की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि? 5% की। तो गांव की कुल जनसंख्या 10,458 हो जाती है। जो जनसंख्या 9,800 थी वो हो जाती है 10,000 और कितनी? 458। 10,458 हो जाती। बात समझ पा रहे हैं? 10,458 हो जाती। इससे पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी? ठीक है ना, गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी? एक मिनट हम देख लेते हैं, कुछ कट तो नहीं रहा। ओके, सब क्लियर है, चलते हैं। तो इसको लगाने के दो तरीके, एक तो आप एलिगेशन भी लगा सकते हैं, दूसरी चीज़ आप डेविएशन मेथड भी लगा सकते हैं। जो लोग परसेंटेज में पढ़े हैं डेविएशन, वो आराम से इसको लगा सकते हैं। अब आप यहाँ देखें कि 9800 जनसंख्या थी और 10,458 हो गई। कितनी हो गई? 10,458, यानी इंक्रीज कितनी हुई है? तो आप देखेंगे घटाने के बाद ये कितना आ जाएगा। तो आप यहाँ से 14 से 8 6 कितना हो जाएगा? 658 बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 658। अब आप देखें, हम डेविएशन मेथड आपको बताते हैं। क्या है कि फीमेल 5% इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो यहाँ मेल 8, यानी यहाँ भी तो 5% है। अगर इस 8 को चाहें तो हम क्या लिख दें? 5% और प्लस कितना? 3%। 5% और प्लस 3%। अब आप ये देखें कि अगर टोटल केवल 5% ही इंक्रीज होती, भाई 5% पुरुष भी बढ़ रहे हैं, 5% महिलाएं भी बढ़ रही हैं, तो कुल मिलाकर के अगर टोटल का 5% बढ़ता, टोटल का कितना बढ़ता? 5%। तो आप कहते कि 9800 का 5% बढ़ता तो कितना बढ़ता? कितनी जनसंख्या बढ़ जाती? तो आप कहते 5 8 40 और 5 9 45 और 4 कितना हो जाता? 45 4 49, यानी 490 बढ़ती। कितनी बढ़ती? 490। लेकिन चूंकि बढ़ी कितनी है? 658। तो आप देखें कि एक्स्ट्रा कितनी बढ़ी है। तो आप यहाँ से घटा के देखें तो एक्स्ट्रा बढ़ी है कितनी? 15 से 9 कितना हो जाएगा? 6 और यहाँ 5 से 4 168 बढ़ी है एक्स्ट्रा। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों बढ़ी है। भाई टोटल अगर ओवरऑल 5% बढ़ती तो कितनी बढ़ती? केवल 490, लेकिन बढ़ी कितनी? 658। इसका मतलब ये जो 168 बढ़ी है ये किसकी वैल्यू है? पुरुषों का 3% बढ़ी है। कितना बढ़ी है? अगर पुरुषों का 3% बढ़ी है तो पुरुषों का 3% बढ़ने पे कितना हो जाती है? 168, यानी 3% की वैल्यू 168 है। तो इसी का 100% कितना होगा? तो 100% की वैल्यू अगर निकालें तो 3 × 5 = 15 और 3 × 18, यानी 100% की वैल्यू क्या रही होगी? यानी जो इसमें पुरुष हुआ करते थे वो 5600 हुआ करते थे। कितने? पुरुष जो हुआ करते तो 5600 हुआ करते थे। तो ये डेविएशन मेथड आपकी बहुत बड़ी कैलकुलेशन को आसान भी करती है और अच्छा हर एक आप रेशियो में भी पढ़ते हैं, परसेंटेज में भी पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें याद रखिए कि अगर ओवरऑल 5% बढ़ती तो 5% का मतलब 9800 का सिर्फ 490। चूँकि बढ़ी है 658, इसका मतलब ये 3% जो एक्स्ट्रा इंक्रीज हो रही है इसी की वजह से 168 बढ़ी है। अब 168 जो है वो 3% की वैल्यू है। तो पुरुषों का 3% बढ़ती तो 168, अगर पुरुषों का 100% निकालें तो 5600, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बी। तो मेरे दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। आप पहले भी नहीं पढ़ें तो भी कोई दिक्कत नहीं, आसान सा मेथड है, बस डेविएशन मेथड ये होता है, आपको समझना चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही बेहतरीन होने वाला है।
आप भी कोशिश करें, हमने पहले भी कहा है कि जैसे ही सवाल स्क्रीन पर दिखाई दे आप पेन और कॉपी लेकर के उसे लगाने का पहले प्रयास करें, और अगर आपसे नहीं बन पाता तो फिर आप सोल्यूशन को देखें, ठीक है ना, जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि तैयारी आपकी कहाँ तक है, कहाँ तक नहीं है, कितनी अभी और मेहनत की ज़रूरत है। ओके, तो ये सारे सवाल आपके बनने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज का, जो कि परीक्षाओं पर आधारित सवाल आते हैं। अगला सवाल आप देख पा रहे हैं कि यदि कोई छात्र 43% अंक प्राप्त करता है तो 72 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन जब वह 57% अंक प्राप्त करता है तो वह 40 अंकों से उत्तीर्ण होता है। 40 अंक उत्तीर्ण होने का मतलब ज़्यादा लाता है, जितने में सब लोग पास हो रहे हैं उससे ज़्यादा लाता है, तो प्राप्तांक प्रतिशत क्या है। चलिए, इसके कई कॉन्सेप्ट हैं, हम तुमको आसान सा मेथड बताते हैं। एक लड़का है जो पहले कितने प्रतिशत अंक लाता है, तो आप कहेंगे 43%। कितने प्रतिशत लाता है मेरे भाई? 43%। तो 43% लाने के बाद वो लड़का 72 अंकों से फेल हो जाता है। कितने अंकों से? 72 अंकों से फेल हो जाता है। नेक्स्ट है आगे कि लेकिन जब वो 57% अंक लाता है, उसी परीक्षा में जब वो 57% लाता है तो वो उसके अंक ज़्यादा हो जाते हैं। कितने? 40 अंकों से उत्तीर्ण होने का मतलब यही है कि जितने में सब पास हो रहे हैं तो उससे 40 नंबर ज़्यादा है। 40 नंबर क्या है? ज़्यादा है। बस मेरा एक उद्देश्य यहाँ पर है कि ये जो पहले फेल हो रहा था यहाँ के नंबर इसके बराबर हो जाए, तो आप क्या कहेंगे कि 43% को अगर 57% पे पहुंचाना है तो आप कितने परसेंट इंक्रीज करेंगे? तो 7 से 3 4, कितना, और 5 से 4 1, यानी 14% अगर आप बढ़ाते हैं तो आपके क्या होता? ये 43% 57 के बराबर पहुंच जाते हैं। कितने के बराबर? 57 के बराबर पहुंच जाते हैं। तो आप देखिए नंबर में कितने बढ़ाने पड़ेंगे भाई। देखो जितने में सब पास हो रहे हैं उससे पहले तो ये 72 फेल है, तो पहले 72 लाए तो पास हो, उसके बाद ये 40 ज़्यादा लाया है यहाँ पर, तो 72 ये लाए तो पास होगा, 40 और लाएगा तो वहाँ पहुँचेगा। यानी कुल मिलाकर के आप ये कहना चाहते हैं कि 7 4 11 कितना हो जाएगा? 7 4 11, आप जोड़ेंगे इसे तो 2, यानी 112 नंबर। कितने नंबर? 112 नंबर अगर वो लड़का लाता तो यहाँ पहुँच जाता, यानी 14%, परसेंटेज में 14% लाए और नंबर में 112 लाए तो वहाँ तक पहुँचेगा। अब सवाल में यहाँ कई चीज़ें, अगर आपसे सवाल में वो पूर्णांक पूछता है, क्या पूछता है? पूर्णांक, तो पूर्णांक के लिए क्या करना? आपको 100% निकाल लेना। लेकिन सवाल में चूंकि उसने पूछा है पास का प्रतिशत क्या है, क्या पूछा? पास का प्रतिशत। बस आपसे एक सवाल हम यहाँ पूछना चाहते हैं कि अगर 14% बराबर 112 के है तो 1% कितना होगा? ध्यान से देखिए इसे, 14% बराबर 112 तो 1% कितने का होगा? तो आप कहेंगे 14 8 112, यानी 1% कितने नंबरों के बराबर होता है? 8 नंबरों के। अब आप ज़रा देखें कि ये लड़का 43% जब नंबर लाया था, वैसे आप 43 से करें चाहे 57 से, ज़्यादा है ये कम है, 43% लाया तो 72 से फेल। मुझे पास करवाना, कितने परसेंट चाहिए पास के लिए? तो देखिए 43 तो चाहिए ही चाहिए, 43 तो लाए ही लाए, प्लस वो 72 नंबर से फेल है, 72 नंबर और लाए, तो 72 नंबर कितने परसेंट बनेंगे ये देख लेते हैं। चूंकि 8 नंबर 1% को रिप्रेजेंट करता है तो 72 यानी 8 9 72, कितना? यहाँ 72 नंबर और लाने होंगे, और 72 नंबर का मतलब कितने परसेंट बन जाएगा भाई? 8 नंबर 1% होता है, तो 72 नंबर 8 9 यानी 9 गुना, यानी 9%, यानी 43% तो चाहिए ही चाहिए, प्लस ये 9% और हैं। अगर उसे पास होना है तो उसको कितने प्रतिशत नंबर लाने होंगे? 52%। तो आप डायरेक्ट भी बिना पूर्णांक निकाले, बिना मैक्सिमम नंबर निकाले भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहते तो टोटल का 100% निकाल लेते, पूर्णांक मिल जाता, और पूर्णांक का फिर किसी एक के नंबर निकाल के जोड़ और घटा लेते, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी भी बच्चे को तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल और भी बेहतरीन, ठीक है ना, बहुत प्यारे प्यारे सवाल है, आपको बहुत मज़ा आने वाला। बस आप इस चैनल पर कंटिन्यू बने रहें और भी अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही खूबसूरत, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये मेथड जो आपको बताए जा रहे हैं शायद हर जगह ना मिले, तो इसलिए आपको मन लगा करके अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आय और व्यय का, आय के बारे में बात कही गई, यानी कहा गया कि यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है, ए की जो आय है वो बी की, यानी ए और बी के बारे में बताया जा रहा कि ए की आय बी की आय से 60% कम है। अगर आप बताएं मुझे तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। कितनी? 60% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आप क्या बताएंगे? 3 कितना होता है? 5। नहीं जानते तो 60/100 करिए, 20 3 60, 20 पंचे 100 हो जाए, 3/5। अब आप देखें, कह रहा कि ए की आय बी की आय से 60% कम है।
ए की आय जो है वो बी की आय से 60, यानी 60 का मतलब अगर इसकी 5 है तो इसकी 3 कम है यानी 2 है। ये अनुपात है ए और बी का। बात समझ पा रहे हैं? 60% कम होने का मतलब अगर बी की आय 5 है तो उससे 3 कम ए की आय यानी 2 होगी। आगे सवाल में क्या कहा, बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। अब आप देखें बी की आय ए की आय से कितनी ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 3 ज़्यादा है, लेकिन किससे, 2 से। परसेंटेज के लिए गुणे 100 करेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा और 50 तियाँ 150% आ जाएगा, यानी इसकी आय परसेंटेज में 150% अधिक है। बताइए कितना प्यारा सवाल था, किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं, कॉन्सेप्ट से बड़े आसानी से लगाया जा सकता है। बात समझ पा रहे हैं? तो बस ऐसे ही कॉन्सेप्टों के लिए तो आयुष मैथ्स से जाना जाता है। ठीक है, तो अगले सवाल की ओर बढ़ें, फिर इजाज़त है आपकी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। आप भी मज़ा आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो अगला सवाल अगला सवाल अच्छा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन कुछ इसी बेस पे सवाल है, आप लगाने की कोशिश करें। ओके चलिए, ए की आय बी से 45% अब की बार कम है। अभी हमने 60% कहा था, अब की बार ये 45% की बात कर रहे हैं। चलिए 45% अगर आपको नहीं पता तो आप चाहें तो 45/100 लिख लीजिए और चाहें तो इसे काट पीट कर लीजिए, तो हो जाएगा कितना, 5 9 45, 5 2 9 10, यानी 9/20। ये 9/20 क्या है, कम है। ए की आय बी की आय से 9/20, यानी अगर इसकी 20 है तो इसकी 9 कम है, यानी कितनी होगी, 11 होगी। ये अनुपात हो जाएगा। लेकिन आगे जो पूछा वो बड़ा प्यारा पूछा है, आगे जो चीज़ पूछी गई वो बड़ी अच्छी पूछी है। उन्होंने कहा ए तथा बी की कुल आय ए की आय से कितने % अधिक। बड़ा अच्छा पूछा। ए और बी की कुल आय, ए और बी की कुल आय कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 31 हो जाएगी। तो ए और बी की कुल आय ए की आय से कितने % अधिक है। ए की आय कितनी है, 11, तो आप कहेंगे तो 20 ही अधिक है। कितनी अधिक है, 20 अधिक है। तो 20 तो अधिक है, 20 तो अधिक है ये, लेकिन किससे, 11 से। गुणे कितना, 100। आप बताइए 20/11 नहीं हल कर सकते? कर सकते हैं भाई, बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप इससे चाहें, वैसे 1/11 आपको याद है कि 9 सही होता है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 और प्लस 11 कम 11 और कितना हो जाएगा, 9, 9/11। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। तो आप देखें 1% का मतलब क्या होता है, 1% का मतलब कितना होता है, 11 कम 11 9 20 हो जाएगा। 1% मतलब होता है 100, कितना होता है 100%, और प्लस 9/11 कितना, 1/11, 9 सही 1/11, तो 9/11 कितना हो जाएगा भाई, 1/11 कितना होता है, तो आप कहेंगे 9 सही 1/11। अब 9 बनाना चाहते तो 9 9 81 हो जाएगा, 81 सही और 9/11। बताइए आप गुणा करेंगे ना तो आप कितना हो जाएगा, 100 और 81, यानी लगभग आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 181 दशमलव समथिंग आएगा। और आपका ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, 81 सही, 9/11 का मतलब क्या हो जाएगा ये, यानी टोटल 181 दशमलव कितना आ जाएगा, भाग करेंगे तो यहाँ से 8 है, कितना आ जाएगा, 8 है। बताइए कोई दिक्कत है इस सवाल में? तो कैलकुलेशन भी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट 2000 को भाग कर दीजिए 11 से, आपका ऑप्शन 181 यानी सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ा सा हम पानी पी लें, जिससे बहुत थोड़ा सा राहत मिले। बहुत गर्मी है रे भाई मेरे दोस्त। चलिए फिर भी हम लोग जो टारगेट तय किए हैं 10 सवालों का वो ज़रूर करेंगे। आपको हर तीसरे दिन एक क्लास मिलने वाली, ओके। बस आपका ऐसे ही प्यार मिलता रहे तो बहुत बहुत मदद कर पाएंगे आपकी हम आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल भी आप लगाने की कोशिश करें, ठीक है। पहले आप लगाएं, आपके लिए 10 सेकेंड का समय दिया। चलिए बनाइए ज़रा इसे, क्या कहता है सवाल। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि रिसेंट में बहुत सारे एग्ज़ाम लगे हैं, उन सब के लिए ये क्लास बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली, ठीक है। बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है क्लास, इसलिए हर एक सवाल को बेहतर से बेहतर आपको करने की कोशिश करना है और प्रैक्टिस बार बार करना है। एक बार में चीज़ ना समझ में आए, ज़रूरी नहीं कि हर एक बच्चे को पहली बार में ही समझ में आ जाए। नहीं आता तो आप दोबारा देखिए उसे, कौन सा इसमें कुछ लगना है। 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन जब तक ना सीखिए तब तक देखते रहिए, ओके। एनी प्रॉब्लम किसी को? चलिए अगला सवाल अब तक आपका बन जाना चाहिए, बड़ा ही प्यारा सवाल है। कह रहा है एक पानी के पाइप को 2 टुकड़ों में काट दिया जाता है। लंबा टुकड़ा पाइप की लंबाई का 64% है। देखिए आप, कोई एक पाइप है, कोई एक पाइप है, और इसे कितने टुकड़ों में काटा गया, 2 टुकड़ों में काटा गया। कह रहे हैं जो लंबा, मान लो यहाँ से कट हो गया, जो लंबा टुकड़ा है लंबा, वो टोटल का पाइप की लंबाई का 64% है। 64%, अगर ये 64% है, मान लेते हैं टोटल 100 है,
अगर ये 64 है तो आपका ये कितना बचा होगा, आप बताएं ना, कितना बचेगा 36। कितना बचेगा 36। कोई दिक्कत इसमें नहीं है भाई। टोटल अगर 100 है, ये बड़ा वाला 64 है, तो शेष 36 होगा। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि टुकड़े की तुलना में, छोटे टुकड़े की तुलना में कितने प्रतिशत लंबा टुकड़ा है। छोटे टुकड़े की तुलना में कितने प्रतिशत लंबा टुकड़ा है, बताइए। ये अधिक तो है ही, अधिक तो है ही ना, कितना ज़्यादा है ये देख लीजिए। तो आप घटाएंगे तो 14 से 6 8, और कितना बचेगा 5 से 3 2, 28 ज़्यादा है। ये किससे ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 36 से ज़्यादा है। परसेंटेज के लिए गुणे 100, यही पूछा है कि लंबा जो टुकड़ा है वो छोटे की तुलना में कितना ज़्यादा है। तो यहाँ से आप इसे काट सकते हैं, किससे, 4 से। 4 7 28, 4 9 36, 7/9। अभी फिर से देखें, 1/9 होता है 11 सही 1 बटा, तो 7/77 दशमलव लगभग 77 आ जाएगा, और आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है ना। तो चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्या पूछ रहा वो, परसेंटेज किसका पूछ रहा है। ये इन्होंने कहा एक बड़ा पाइप है, उसके 2 टुकड़े हुए हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। जो बड़ा है वो टोटल का 64% है, तो शेष हमने 36 मान लिया, क्योंकि टोटल 100 है। टोटल 100 में ये 64, तो ये 36। अब आपसे कह रहा बड़ा वाला छोटे वाले की तुलना में कितना ज़्यादा है, कितने परसेंट, तो आप कहेंगे कितना ज़्यादा है, 28 किससे, 36 से। कैंसिल आउट करें, आपका आंसर आ जाएगा 77.77। बताइए, यहाँ तक नहीं, चलते अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका आज का 7वां सवाल होगा। 7वां सवाल बहुत ही प्यारा सवाल, फिर से। ए की या बी की तुलना में 25% अधिक है। ए की या बी की तुलना में कितनी ज़्यादा है, 25%। ए की या बी की तुलना में 25% का मतलब होता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, 1/4। 1/, यानी अगर ये 4 है तो ये 1 ज़्यादा है, यानी कितनी है, 5 है। यही तो बोल रहे हैं कि ए की या बी की तुलना में 25% अधिक है। अधिक का मतलब 4 में 1 ज़्यादा है, यानी 5 है। अब आगे कह रहे हैं, और सी की आय ए और बी की आय के योग से, क्या बढ़िया बात बोली, जो कह रहे हैं सी की आय है ना, सी की आय वो ए और बी की आय के योग से 65% कम है। अब आप बताएं, ए और बी की आय का योग कितना होगा, 9। अब इससे 65% कम है, कितना कम है, 65। अगर 65 कम है तो इसका है कितना फिर, 35%। यही तो बताएंगे आप। अगर आप इसे कैंसिल आउट करें तो क्या हो जाएगा, 5 7 35, 5 2 10, यही तो हो जाएगा 9 7 63, और 63/20। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। बताइए, इन्होंने जो कहा है वो कह रहे हैं सी जो है ना वो ए और बी के योग से 65% कम है। अगर 65 कम है तो 35% तो है ना, अपने आप में तो 100% होगा। तो 65 कम है तो 35% है। अब आपसे जो सवाल पूछा जा रहा, उस सवाल में क्या कह रहे हैं कि सी की आय ए की आय से कितने % कम है। सी की आय ए की आय से, आइए जरा आप सी और ए के बारे में बात करें। सी और ए के बारे में बात करें तो 63/20 है। अगर देखें तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, और इसे आप ये लिख दें। अब देखो ना, सी आपका कम है ना, कितना कम है, घटा लीजिए मेरे दोस्त। 10 से 3 7, और यहाँ 9 से 6 3, यानी कितने %, 37। क्यों डायरेक्ट 37 लिखा, क्योंकि 100 की बात है। अगर 100 की बात ना होती तो 37 ना लिखते, फिर हम निकालते बटे में गुणे 100 करते। लेकिन जब बात 100 किया जाए तो डायरेक्ट परसेंटेज और नंबर सेम होते हैं। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। बहुत प्यारा सवाल है, आपको समझ में आया होगा। बस आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको सवाल कैसे लगे। ओके, हो जिंदगी तो मेरे दोस्त, आप बस ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहिए। क्या बेहतरीन गर्मी मेरे दोस्त, बहुत ज़्यादा। फिर भी आपकी क्लास कंटिन्यू चलेगी, ठीक है, चलेगी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल शायद और ज़्यादा खूबसूरत हो, जो कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस सवाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई छात्र किसी संख्या को 11/16 के बजाय 7/12 से गुणा करता है तो प्राप्त उत्तर में त्रुटि परसेंटेज। आपको याद करना चाहिए, पहली क्लास में भी हमने ऐसा सवाल करवाया है। जो लोग पढ़े उन्हें पता होगा कि हमने पहली क्लास में भी ऐसा सवाल लिया था, ठीक है। तो चलिए, जब भी ऐसा सवाल आए तो आप कभी XYZ मत मानिए, सबसे बड़ी गलती होती। आपकी इन्हीं मुसीबतों को तो कम करने के लिए हम आए। जब भी आपको संख्या बटे मिलती तो आपको दिक्कत आने लगती, अब नहीं आएगी। आज के बाद ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी। कह रहा किसी संख्या को 11/16 से गुणा करना था। किससे करना था, 11/16, लेकिन उसने कर दिया 7/12 से। किससे कर दिया, 7। गलती तो किया है, तो गलती का परसेंटेज भी होगा कुछ ना कुछ। अब आप क्या करिए, कभी XY मत मानिए ऐसे सवालों में। जब भी फ्रैक्शन आए, फ्रैक्शन ही आपकी सबसे बड़ी मुसीबत है। सबसे बड़ी मुसीबत कौन है, फ्रैक्शन। अब आपकी संख्या जो बटे में,
आप एक ऐसा नंबर मानिए जो 16 और 12 दोनों से कैंसिल हो जाए, पूरी तरह क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो हम क्या मान लेते हैं, ऐसी एक संख्या 48, क्या मान लेते हैं, 48 मान लेते हैं। अब जब 48 आप मानेंगे तो आप बताइए 48 का अगर हम 11/16 निकालें तो 16 48 यानी गिरतियाँ 33 आना चाहिए था। रियल में जो आना चाहिए वो कितना, 33 आना चाहिए, 33 आना चाहिए। आगे फिर इन्होंने क्या कहा, 33 आना चाहिए, लेकिन उन्होंने 7/12 से गुणा कर दिया, यानी 48 को किससे गुणा कर दिया, 7/12, बर चौक 48, सच चौक 28 आ गया। कितना आ गया, 28 आ गया। अब आप देखें गलती तो हुई है, 33 की जगह 28 ले आए हो आप, कितनी गलती हुई, तो आप कहेंगे 5 की गलती हुई, किस पर, 33 पर, और गुणे कितना हो जाएगा, 100। बस थोड़ा सा यहाँ सोचना है, जो अच्छी चीज़ सोचना हो यहाँ सोचना। आप सोचो कि अगर 1/33 होता तो लगभग 3% आता, लगभग कितना आता, 3% आता। 1/33, 33 या 99, लगभग 3% आता। लेकिन 5 है तो 3 का 5 गुना लगभग 15 दशमलव समथिंग, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी ऑप्शन, 15.15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 15.15 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल और भी प्यारा, बेहतरीन सवाल, लाजवाब, जिसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल, बेहतरीन सवाल, कह रहा है चीनी कीमत में 15% की कमी हुई, कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता ताकि व्यय में कोई जब व्यय में परिवर्तन की बात आए, वैसे जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो आपको पता है कि मूल्य और खपत यानी कंजम्पशन होता है, खपत, इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कुल खर्च मिलता है। क्या मिलता है, कुल खर्च मिलता है। यही तो है। मान लो आपके पास 20 रुपया किलो कोई चीनी है और आप 5 किलो ला रहे हैं, तो आप कितना खर्च करेंगे, 100 रुपया। तो यही बात बता रहे हैं। लेकिन अगर खर्च कांस्टेंट रहे, खर्च क्या रहे, कांस्टेंट, तो ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाते हैं। तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। और दूसरी बात आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी ट्रिक लगा सकते हैं। जब भी खर्च कांस्टेंट रहे तो आप डायरेक्ट क्या लगाएंगे कि जो परसेंटेज आपको दिया गया लिख लीजिए, और आपसे कहा कि कमी हुई यानी 85, आप 100 से घटा के नीचे रखिएगा। गुणे कितना, 100 हो जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 × 15 और 17 बचे 85, यानी 3/17 आप हल कर लीजिए। कितना आ जाएगा आपका, ऑप्शन इन्होंने दिया है क्या क्या, हाँ ठीक है, 300/17 ही ऑप्शन दिया है, और आपका ऑप्शन नंबर 20 से कितना हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है इसमें। तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर आपको हम ये भी बता देते कि आप अनुपात से कैसे लगाएंगे। ठीक है, आप अनुपात से कैसे लगाएंगे, तो इन्होंने कहा जो मूल्य है, मूल्य में 15% की कमी हुई। 15% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो 3 कितना होता है, 20 होता है। कितना होता है, 5 से अगर काटेंगे, 5 × 15 और 20, यानी अगर कीमत पहले 20 थी तो आप 3 कम हो गई है, यानी 17 हो गई। तो जो खपत होगी वो किस इंक्रीज बढ़ाना होगा, 17:20 के अनुपात में। इस अनुपात में आपको, अगर ये मूल्य है तो ये खपत है, कंजम्पशन है। ठीक है ना, इतनी खपत। अब ये बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, देखो ना, आप 3 बढ़ाएंगे, किससे, 17 से, गुणे कितना, 100, तो 300%, 300/17%। आपका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें। ठीक है, आज का अगला सवाल लेते हैं और देखते हैं। ध्यान रखिए, आपको अंत में एक सवाल भी छोड़ कर जाएंगे जो आपके लिए होगा, और उसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना, चलते हैं आज का अंतिम सवाल लेते हैं, और इसके बाद आपके लिए एक सवाल होगा, उसका आंसर ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल क्या है, कह रहे हैं कि ए बी से 25% अधिक है। ए बी से कितना अधिक है, ए बी से 25% अधिक है। 25% का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/4, यानी 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 5, ये अनुपात हो गया है। इसके बाद कह रहे हैं बी सी से 40% कम है। अब 40% का मतलब क्या हो जाएगा, 40% मतलब 2/5, कितना हो जाएगा। अब जो संबंध दिया जा रहा वो बी और सी का दिया जा रहा। किसका दिया जा रहा, बी और सी का दिया। 40% कम है बी, यानी ये 5 है तो ये 2 कम है, यानी 3 है। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। आगे कह रहे हैं सी डी से 30% अधिक है, यानी एक और भी है, सी डी से 30% अधिक है। सी डी से 30% अधिक, सी डी से 30% अधिक का क्या मतलब होगा, तो सी डी से 30% अधिक है। अगर सी की बात 30% का मतलब क्या हो जाएगा, 3/10, यानी अगर ये 10 है तो ये 3 ज़्यादा है, यानी 13। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, अधिक है। तो कह रहे हैं ए डी से कितने %। आपने जब कभी अनुपात पढ़ा है तो वहाँ पे एक डायरेक्ट मेथड आपको बताते हैं कि ए और डी कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, ये देखिए आप देखिए क्या कि ए अनुपात बी है आपके पास, ए अनुपात बी, इसके बाद क्या दिया है ए बी,
ए बी है 5:4, 5:4। बी और सी आपको क्या दिया है, बी और सी दिया है 3:5। इसके बाद सी और डी क्या दिया है, सी और डी दिया है 13:10। अब आप अगर इनको डायरेक्ट और इनको डायरेक्ट गुणा करें तो यहाँ से अनुपात जो निकलेगा वो ए और डी का निकलेगा, यानी 5 × 3 × 13 अनुपात 4 × 5 × 10। ठीक है, यहाँ से कुछ कट रहा तो 5 से कैंसिल हो रहा, 13 × 3 = 39 और अनुपात 10 × 4 = 40। क्या हो जाएगा, 13 × 3 = 39, 40। अब कह रहे हैं कि ए डी से कितने % कम है। वैसे ए तो कम है, कितना कम है, 1 कम है। किससे कम है, 40 से। 1/40 मतलब 2.5%। कितने % हो जाएगा, 2.5%। यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। लेकिन आपका अंतिम सवाल अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बस आप इसको लगाकर इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताने की कोशिश करें। बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारा सवाल। अगर आपसे नहीं लगेगा तो हम अगली क्लास में ज़रूर उसका सल्यूशन बताएंगे। ओके, तो आज यहीं तक रखते हैं। थोड़ी सी तबीयत हमारी अस्वस्थ, जिसके कारण थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हुई होगी आवाज़ में, कई सारी चीज़ों में। तो मिलते हैं फिर नई क्लास में एक बेहतरीन जोश के साथ। ओके, तब तक बाय, टेक केयर, गुड नाइट।